प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज शुक्रवार है और 14 कुंडलियों का कार्यक्रम खत्म हो चुका है और आज हम आपके सामने उपस्थित हैं उस कार्यक्रम को लेकर के जो शुक्रवार को आता है। आप लोग जो देखते हैं जिसमें मैं कुंडलियाँ लेकर के आता हूँ शुक्र और शनिवार को। इसमें वो कुंडलियाँ शामिल होती हैं जिनके लिए मेरे यहाँ अपॉइंटमेंट लोग लेते हैं और जो शुल्क देते हैं। उसके बाद एक बात बता दूं तो एक शुक्रवार को पेड वाली कुंडलियां लेता हूं, अगले शुक्रवार को जो है वो चयनित करके लेता हूं, जो कमेंट से लेता हूं, तो वो ऐसे चलता है। तो ये बात है। आइए शुरू करते हैं। आज के कार्यक्रम में आपको जिस कुंडली का अध्ययन करके बताने वाला हूं इसमें संपूर्णतया विश्लेषण करेंगे और गंभीरता से एक एक पक्षों को समझेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। विक्रम संवत 2057, शक संवत 1923, जिस संवत्सर में इनका जन्म हुआ है उस संवत्सर का नाम जय संवत्सर है। जय संवत्सर में जन्मे लोग तार्किक होते हैं, बुद्धिमान होंगे और बुद्धि से युक्त होते हैं। गीता में भगवान ने एक बात कही है। क्या कही है? गीता में भगवान ने बात कही है, मैं तो फिर भी भगवान हूं और तू तो मुझसे ही पैदा हुआ है। कर्म मैं करता हूं तो तेरी बात कौन करे? कर्म तो भगवान होकर के मैं करता हूं तो तेरी बात कौन करे? तुझे तो करना ही होगा। तो इस कुंडली की जो सर्वप्रमुख बात है वो ये है कि व्यक्ति को कार्मिक होना है, क्योंकि जन्म कुंडली में जो सबसे अच्छी और बेहतरीन चीज बन रही है वो कुंडली का 10वां स्थान बन रहा है। पंचांग पहले पढ़ के बता देता हूं। आपकी कुंडली अश्विन और भाद्रपद मास और जन्म है दक्षिणायन का। व्यक्ति सुंदर होगा, जय संवत्सर में जन्म है, बुद्धिमान है, तार्किक है। समाज में जैसे ही उसका प्रवेश होता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, तुरंत सबका मन आकर्षित कर लेता है। पर एक बात बताऊं, कई बार होता है कि व्यक्ति दिलों पे राज करता है, बेहतरीन स्वभाव का होता है, सुंदर तो होता है शारीरिक रूप से, पर उससे भी कहीं ज्यादा मन का बेहतर होता है और इस पे संदेह नहीं करना चाहिए। ये बात बहुत अच्छी है। अरे बात बताता हूं, तो जन्म कुंडली में व्यक्ति का जन्म दक्षिणायन में हुआ है तो चीजें इनकी बिगड़ती रहेंगी थोड़ी सी, और कई बार इन्हें लगेगा कि अनुभव ऐसी चीजें होती हैं कि व्यक्ति सफल नहीं होगा क्या, पर धीरे धीरे व्यक्ति सफलता की सीढ़ियों को चढ़ता है और पैर जमा करके चढ़ता है। उच्च पदस्थ अधिकारी बनने के योग भी होंगे, ये भी कुंडली में सिद्ध करूंगा। जन्म कुंडली में पंचांग अगर देखता हूं तो शरद ऋतु का जन्मा है तो व्यक्ति को रात तक जागने की आदत होती है, इस आदत को बदलना होगा। कृष्ण पक्ष में जन्मा है, प्रतिपदा का जन्म है तो चंद्रमा शुभग है, ये आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छी बात हो जाती है। और ये जब स्थिति हो कि व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा के हों तो व्यक्ति का जीवन संतुलन में होता है, मन उसके कर्म के साथ ही होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि व्यक्ति का तर्क जहां मजबूत होता है, एक्सप्लेनेशन करने की जो क्षमता होती है वो तीव्र होती है, चीज़ों को प्रैक्टिकली समझने की विकसित होती है बुद्धि, और साथ ही साथ ग्रास्प पावर बहुत मज़ेदार होती है। व्यक्ति के समझने की कला विकसित होती है, समझाने की कला विकसित होती है। आप लोगों से एक बात कहूँगा, ये कंप्यूटर में एक अच्छी जानकार है कंप्यूटर की। अब तो मुझे तो अब क्या कहूँ कि अब बहुत अच्छे, मैंने इनके चैनल को देखा है, इन्होंने चैनल बनाया है फन विथ ऐसे करके कुछ चैनल है। क्या चैनल है इनके नाम के? चैनल का नाम क्या है? फन विथ डेटा साइंस ऐसे करके है। तो ये इनके चैनल का नाम है, आप लोग जरूर इसको देख लीजिएगा एक बार। और एक बात और कहता हूं, तो शरद ऋतु, रात्रि भर जागने की आदत, कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा का चंद्रमा संतुलन में रहेगा और संतुलित करेगा व्यक्ति के मन को, आकृष्ट करने वाला होगा। समाज में घुसने के साथ, परिवार में जन्म लेने के साथ ही एक अलग तरीके का जो है वो प्रभाव पड़ जाता है, सकारात्मक, और चीजें बिगड़ने से बनने लगती हैं। व्यक्ति का जन्म हुआ है सोमवार को तो संतुलित है, सुंदर है, अच्छे विचारों वाला है, दिमाग में गलत और बुरे विचार नहीं आते हैं और आसानी से किसी को भी अपना बनाने का प्रभाव रखता है, अपने प्रभावों से लोगों को प्रभावित करता है और तुरंत ही किसी दूसरे से प्रभावित भी हो जाता है। शुद्ध बुद्धि का है और श्रेष्ठ है, चैतन्य है, विकसित होगा और व्यक्ति परम उच्च स्थितियों को प्राप्त करने वाला होता है। समाज के ऐसे लोग जो अभी इनसे भले आगे हों पर बाद में इनसे कोई आगे नहीं रहेगा, ये पक्की बात है।
पूर्वा भाद्रपद गुरु का नक्षत्र, ऐसी स्थितियों में व्यक्ति खुद का काम करना चाहता है, व्यावसायिक होता है, बैलेंस बना लेता है और मेहनती होता है, सकारात्मक होता है। चाहे कितनी भी असफलता प्राप्त करे, व्यक्ति को सफलता मिल जाती है, अंततः जीत इसी की होती है, हैप्पी एंडिंग जिसे कहा जा सकता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का जन्मा है, व्यक्ति गुरु से प्रभावित होगा तो सुंदर होगा, बेहतरीन होता है, वाक शक्ति, वाक शुद्धि, चातुर्यता और चपलता। निर्णय लेने में व्यक्ति को दिक्कत नहीं होती है, तुरंत और खट से निर्णय ले लेता है और काम शुरू कर देता है, इंतजार नहीं करना चाहता और बेहतरीन मीठी वाणी को बोलने वाला होता है। आगे बात करता हूं, धृति योग, बालव, करण, शूद्र वर्ण और मनुष्यगण की हैं, मेहनती हैं, जाग करके मेहनत करती हैं और किसी भी चीज को जब वो विपरीत जाने लगता है तो खींच करके अपनी तरफ लाती हैं। हाँ, ये भी बात है। शूद्र वर्ण की हैं तो एक जो अलग तरीके की शक्ति होती है कि उनके साथ जीवन में क्या क्या चीजें घटित होने वाली हैं आगे निकट भविष्य में, ये इनके पास एक ऐसी शक्ति होती है जहां पे छठी इंद्रिय के जागृत होने की स्थितियां कई गुना बढ़ जाती हैं। पर अगर वही राक्षस गण होता तो और भी ज्यादा ठीक हो जाती वो चीज, पर वो थोड़ी सामान्य है। अब ये पंचांग था। अब आपकी कुंडली में बता देता हूं ग्रह स्थितियों को, बन के रहिएगा। एक बात कहूंगा कार्यक्रम के आरंभ में कि आप लोग अगर ये सोचते होंगे कि मैं कुंडली जो लोग शुल्क देते हैं या फिर उसमें अंतर क्या है, मेरे चैनल पे 2 प्लेलिस्ट बनाए गए हैं। एक प्लेलिस्ट है दर्शकों की कुंडली इस नाम से, जिसमें मैंने मुफ्त की कुंडलियां देखी हैं, उसकी मैंने किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं ली है। और एक प्लेलिस्ट है विश्लेषण जन्म कुंडली का, उसमें मैंने शुल्क ली हुई कुंडलियों को बनाया है। अब बात क्लियर हो गई। तो जो भी वीडियो आप अगर प्लेलिस्ट में वहां देख रहे हैं तो अंतर ये समझ जाइएगा। पूछते हैं लोग कई बार और फिर मुझ पे ही सवाल करते हैं, इस वजह से ये बताना पड़ता है। मूल त्रिकोणस्थ होकर के बैठे हैं सूर्य आपकी कुंडली में, आइए जरा गौर करते हैं कहां पे ये 17 अंश के हैं। और ऐसी स्थिति में कि जब सूर्य मूल त्रिकोणस्थ हो, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है, युवा होकर के ये ग्रह बैठा है तो बेहतरीन है। धार्मिकता, नैतिकता, नेचुरली व्यक्ति को सुंदर बनाता है व्यक्तित्व का। अब चेहरे की सुंदरता को मैं कभी परखता नहीं, पर व्यक्ति के दशम स्थान को यह मजबूत बनाने के लिए काबिल है और बेहतरीन है, क्योंकि यहां पे वो दिग्बली भी हो जाते हैं। इसका प्रभाव क्या होगा वो तो बताऊंगा आगे, पर सूर्य अच्छी स्थिति में है और प्रभाव अच्छे देने वाले हैं। अब बात चंद्रमा की कर लेता हूं। मित्र की राशि में बैठे हैं चंद्रमा, शनि की राशि में, और शनि यहां से देखिए 3 घर आगे हैं, तो यानी कि तात्कालिक मित्रता में मित्र के हो गए। और चंद्रमा जन्म कुंडली के भाग्य भाव के अधिपति होकर के सुख भाव में बैठे हैं। 21 अंश 42 कला इस डिग्री में, जो कि विषम संख्या की राशि है, इस डिग्री पे आकर के ये ग्रह वृद्ध हो जाएगा। तो मित्र की राशि में और वृद्ध होकर के बैठा है। आपकी कुंडली के लिए चंद्रमा बेहतरीन बैठा है, ये बिल्कुल ही अच्छा है, क्योंकि पहले ही मैंने बताई है बात कि चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ ग्रह होते हैं। और चंद्रमा जब शुभ ग्रह हो जाता है, मन को संतुलित रखेगा, निर्णय सही लिवाता है, गलत निर्णय व्यक्ति नहीं लेता है, मन आसानी से किसी भी काम में लग जाता है। तर्क विद्या बेहतरीन, व्यक्ति देखने में सुंदर होगा, चेहरे पे एक अजीब सी कांति होती है, थोड़ा सांवला हो सकता है क्योंकि शनि का प्रभाव लग्न पे है, ये बातें बनती हैं। अब बात मंगल की कर लेता हूं। मंगल और गुरु एक दूसरे के मित्र होते हैं, दरअसल ये अति मित्र भी हो जाते हैं जब एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। पर जरा गौर करिए, मंगल बैठे हैं जन्म कुंडली के लग्न के अधिपति होकर के धन भाव में। एक बात बताता हूं, जन्म कुंडली में लग्नेश ने कहां बैठना पसंद किया है? धन भाव में और स्वभाव के भाव में। द्वितीय भाव स्वभाव होता है, यह वाणी का भाव होता है, बुद्धि की प्रखरता का भाव होता है, यानी कि व्यक्ति के जेहन और जीवन में ये चीजें शामिल रहेंगी, जो कि अच्छी बात है। तो लग्न के अधिपति हुए द्वितीय भाव में महाधनी योग लगाया, 3 अंश 27 कला मूल नक्षत्र केतु का नक्षत्र और केतु के साथ, मतलब आपको ये बात पता हो गई कि धन भाव ठीक बन रहा है, क्योंकि मंगल यहाँ पे धनु राशि में बैठे हैं, इनके मित्र होते हैं गुरु। और यहाँ से गुरु को अगर देखता हूं तो ये जा करके जन्म कुंडली में उसको देख भी रहे हैं और अष्टम भाव में बैठे हैं। धन भाव के अधिपति का अष्टम में जाकर के पुनः वापस उसी भाव को देखना, ये बहुत अच्छी बात है कि राशि का अधिपति अपने भाव से 7वें गया है और राहु के साथ स्थिति में है, तो इसका प्रभाव अलग बताऊंगा। पर मंगल आपकी कुंडली में ठीक बैठे हैं, खराब नहीं है। यहाँ से इसका प्रभाव जो होगा वो तो आगे आने वाले सेशन में बताऊंगा। अब बुध की बात कर लेता हूं। व्यक्ति की कुंडली में बुध कहां के अधिपति होते हैं? जन्म कुंडली में वो लाभ के अधिपति होते हैं। उनकी दूसरी राशि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बनती है। इन दोनों भावों के अधिपति हैं और अपने ही राशि में बैठे हैं, उच्च के हैं, भद्र योग लगाएंगे। लाभ भाव में भद्र योग का बनना और 9 अंश 29 कला उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र होता है। ऐसी स्थितियों में कि व्यक्ति की कुंडली में बुध
उच्च के हुए और डिग्री में ये 9 अंश के हैं तो थोड़े सामान्य हो रहे हैं। मतलब ये स्थिति कि जहां पे व्यक्ति की कुंडली में इसकी स्थितियों को समझने में आनंद आएगा कि वो दरअसल कैसा प्रभाव कर रहा है। उच्च का ग्रह है, ठीक है, प्रभाव रहेगा, पर थोड़े से दशाओं में उसके प्रभावों के मिलने की संभावना ज्यादा होगी, सामान्यतया थोड़ी कम हो सकती है। अब आगे गुरु की बात कर लेता हूं। व्यक्ति की कुंडली में गुरु जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं, धन भाव के अधिपति अष्टम में बैठे, जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के अधिपति के साथ मित्रता में जा रहे हैं, इस वजह से वो सम राशि के हो जाएंगे क्योंकि वो शत्रु मानते हैं बुध को। अब जरा गौर करिए तो यहां वो राहु के नक्षत्र में है, राहु के साथ उच्च के हैं 16 अंश 27 कला, तो इनका फल मिलेगा और ये प्रभाव भी देने वाले होंगे। इनकी कुंडली में शुक्र जो कि सुंदरता का और भौतिकता का कारक होता है, व्यक्ति को सांसारिक और पद प्रतिष्ठा देने का प्रभाव रखता है। व्यक्ति की कुंडली में शुक्र को देखिए तो भाग्य भाव में बैठे हैं, शुभ ग्रह की राशि में बनते हैं वो 12वें भाव के अधिपति, भाग्य भाव में आए हैं, यहाँ के अधिपति चतुर्थ में जा रहे हैं और शुक्र यहाँ पे शुभ ग्रह की राशि में सम राशि के बैठे हैं। 14 अंश 39 कला, पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र होता है, मित्र के नक्षत्र में। जरा गौर करिए तो शनि भी यहाँ पे बैठे जो हैं वो वृषभ के होकर के बैठे हैं और शुक्र जो बैठे हैं वो भाग्य भाव में चंद्रमा की राशि में। अब जरा डिग्री को ध्यान से समझाता हूं। गुरु यहां पे 16 अंश के थे और शुक्र यहां पे 14 अंश के। ये दोनों ग्रह युवा हैं, मतलब दोनों ही परिणाम अच्छे देने वाले हैं और इनकी कुंडली पे इन ग्रहों का प्रभाव बेहतर हो सकता है, अच्छा हो सकता है। अब बात शनि की कर लेते हैं। जन्म कुंडली में शनि मित्र की राशि में बैठे हैं, जहां बैठे हैं उस भाव के अधिपति उसके मित्र होते हैं। तात्पर्य कहने का कि शनि बैठे हैं शुक्र की राशि में और शुक्र और शनि एक दूसरे के परम मित्र होते हैं। जिस राशि में बैठे उस राशि का अधिपति देखिए अपने भाव से कहां है, 1 2, मतलब 1 2 3 घर के 2 घर के अंतर पे हैं, इस वजह से वो मित्र हो जाएंगे। डिग्री में 20 अंश के हैं, कुमार अवस्था के होंगे, यानी कि ग्रह फल करेगा। राहु केतु की बात करता हूं तो राहु मूल त्रिकोणस्थ होकर के बैठे हैं। मिथुन राशि में राहु को मूल त्रिकोणस्थ होते देखा जा रहा है क्योंकि वो 10 अंश के हैं। ऐसी स्थितियों में कि जन्म कुंडली में राहु और केतु मूल त्रिकोणस्थ हैं, अवस्था इनकी कुमार की है डिग्री के आधार पर। अब आपकी कुंडली में बता दूंगा कि नक्षत्र का प्रभाव आपके ऊपर कैसा रहने वाला है। व्यक्ति का जन्म पूर्वा भाद्रपद में हुआ है। पूर्वा भाद्रपद में जन्मे होने के कारण व्यक्ति गुरु से प्रभावित होगा और उसके जीवन पे गुरु का प्रभाव ज्यादा बढ़ के देखा जाएगा। जैसे व्यक्ति सत्यवादी है, मुफट है, बोल देता है झट से, किसी को भी बात करने से पहले उसके प्रति जो है वो उसकी स्थिति ऐसी होती है कि वो एक अलग तरीके का क्षेत्र बनाता है, अपने बारे में लोगों को बताना नहीं चाहता है और कई बार बहुत चुप होता है, एक्सप्लेन भी करता है, सामने वाले से ये इच्छा रखता है कि वो चुप रहे, मुझे सुनता रहे, बोलता है, अतिवादी होता है, कोई भी काम करेंगे तो पागलपन की हद तक, अगर प्रेम करेंगे तो दीवानेपन से, अगर घृणा करेंगे तो मजबूती से, क्षमा करने का भाव थोड़ा कम भी होता है। कई बार सत्य को लेकर के कोई कॉम्प्रोमाइज व्यक्ति नहीं करना चाहता है, झूठ नहीं बोलता है और व्यक्ति कई बार दोहरा जीवन जीता है, एक दूसरे के लिए यानी कि समाज के लिए और एक अपने लिए। सुंदर है प्रवृत्ति का, अच्छा है, सामने से ही कोई बात बोल देता है। उसके बाद व्यक्ति शिक्षा का पालन करने वाला है, तर्क विद्या का माहिर है, तार्किक है, समझदार है, सीखना चाहता है, हर एक क्षेत्र के जानकारियों को अपने पास रखना चाहता है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां से वो ये कहे कि मुझे ये इसकी जानकारी नहीं है। प्रत्येक चीज़ों को जानना चाहता है, स्थितियों को समझना चाहता है, अनुभव हासिल करना चाहता है, सत्य के रथ पे सवार होकर के अपने जीवन की इच्छा पूरी करना चाहता है। किसी दूसरे के सहारे या पार्टनरी में कोई काम नहीं करना चाहता है, स्वतंत्र काम करना चाहता है, खुद के बदौलत आगे बढ़ना चाहता है, अच्छा है, कर्तव्यनिष्ठ है और प्रेरणा जिसको भी मान लेता है, जिससे भी इसको प्रेरणा मिलती है उसके लिए कुछ भी कर सकता है। जन्म कुंडली में अगर व्यक्ति गुरु से प्रभावित हो तो अच्छी सोच का होता है, उसके क्रिएशन की स्थितियां बहुत अच्छी होती हैं, बेहतर होती है और व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक माहौल की कमी कभी नहीं होती है। व्यक्ति बुरे से बुरे परिस्थितियों को अपने अनुकूल और अपने मेहनत के प्रभाव से अपने अनुकूल बना लेता है, प्रतिक्रिया तुरंत दे बैठता है। कई बार थोड़ा शांत भी होकर के आसानी से चीज़ों को स्टडी करना चाहिए और तुरंत ही प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। प्रतिक्रिया देने से बचें और चुप होकर के आसानी से अवलोकन करना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए। ये चीज़ें आपकी कुंडली में हैं, मतलब अगर जो चीज़ें अगर बदलाव के तौर पे आवश्यकता महसूस हो रही हो उसे निस्संदेह अपने आप में बदल लेना चाहिए।
इंतजार थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि मंगल से प्रभावित हैं, शनि का प्रभाव है तो वो अपनी तरफ खींच रहा है और मंगल अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति को बैलेंस बना करके रखना चाहिए। एक बात और कहूंगा, ज्ञान का क्षेत्र आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर हो सकता है। व्यक्ति सरकार से लाभ ले सकता है, सरकार में उच्च पदस्थ अधिकारी बनने के योग भी कुंडली में उपस्थित होते हैं, पर उसके लिए कुंडली में गुरु की मजबूती के लिए देखना होगा। अगर गुरु कुंडली में कमजोर रहे तो निस्संदेह थोड़ी सी स्थितियां कमजोर बन सकती हैं। अब आइए आपकी कुंडली में, यहीं पे अब इसके जस्ट बाद आपकी कुंडली में ग्रह स्थितियों को तो बता चुका हूं, नक्षत्र का प्रभाव भी बता दिया। अब सीधे विश्लेषण पे लेके आता हूं। आइए अब आपको सीधे विश्लेषण पे लेके आता हूं। वृश्चिक लग्न की कुंडली में अगर थोड़ी सी चर्चा कारक ग्रहों की कर दूं, मतलब जो महत्वपूर्ण है इस कुंडली में, जो थोड़े कमजोर भी होंगे तो अच्छे परिणाम को देने वाले हो सकते हैं। एक तो खुद मंगल, ये अच्छा होगा, साथ ही साथ सूर्य और चंद्रमा, ये तीनों महत्वपूर्ण ग्रह होंगे। इस कुंडली में गुरु भी ठीक होंगे, वो भी कारक होते हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली में गुरु भी ठीक होंगे क्योंकि वो दो अच्छे भावों के अधिपति हैं, साथ ही साथ मंगल, सूर्य और चंद्रमा। बाकी के ग्रहों में बुध कमजोर होता है, शुक्र जन्म कुंडली में मारक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कमजोर परिणामों को देने वाले होते हैं। पर यह कोई आवश्यक नहीं है कि अगर ये मारक है तो ये खराब हो जाएगा शुक्र, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उससे भी, और मारक का मतलब क्या होता है, जैसे कि सप्तम भाव है, जन्म कुंडली में कुछ ऐसे भाव होते हैं जो थोड़े कमजोर से प्रतीत होते हैं, जैसे ये एक भाव और एक ये भाव, एक यहां और एक यहां, ये थोड़े कमजोर से भाव होते हैं। कमजोर कहने का मतलब है कि इनके परिणामों को जब भी आप फलादेश में शामिल कर रहे हो या जब भी इनके बारे में फलादेश कर रहे हो तो इनके ग्रहों को अच्छे तरीके से स्टडी करना जरूरी है। स्टडी तो सबकी आवश्यकता है और सबको जरूरी भी है वो देख लेना, पर एक बात बताऊं तो इन भावों के जो अधिपति बनते हों या इन भावों से जिनका संबंध बनता हो उनको बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन की आवश्यकता होती है। उनके बारे में कभी भी यूं ही नहीं बोल देना चाहिए। बात समझ में आ रही होगी। अब एक एक करके मैं सबसे पहले आपकी कुंडली के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण और कुछ अच्छी चीजों के बारे में बता देता हूं जो इस कुंडली को मजबूती प्रदान कर रही हैं, जिसमें से सबसे पहले इशारा करता हूं लग्न के अधिपति का धन में जाना। ये अच्छी बात है, व्यक्ति को धनवान और श्रेष्ठ कर्म करने वाला बनवाएंगे। स्वभाव अच्छा होगा और इसी के कारण व्यक्ति मुंहफट भी होगा। धन को बचाना इसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि केतु बैठा है तो धन को अच्छी जगहों पे ही खर्च करवाएगा। पर एक बात बता दूं, गुरु की दृष्टि भी है उस भाव पे, इस वजह से धन की स्थितियों को कभी भी कमजोरी में नहीं देखा जाता है। व्यक्ति के पिता सरकार से जुड़ करके काम करने वाले होते हैं क्योंकि सूर्य भी सरकार के भाव में बैठा है। बात समझ में आ रही है। लग्न के अधिपति का द्वितीय भाव में जाना और धन के कारक होते हैं गुरु, जो राहु के साथ अपने प्रभावों को बल देंगे और वहां से अष्टम भाव में बैठ करके लग्न द्वितीय भाव को देख रहे हैं। यानी कि लग्न के ऊपर या लग्नेश के ऊपर अगर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ जाए जो कि जन्म कुंडली के पंचम भाव का अधिपति होकर के अष्टम में बैठा है, व्यक्ति को बेहतरीन बुद्धि का बनाएगा, खोजी प्रवृत्ति का बनाएगा, ज्ञानी बनाएगा, श्रेष्ठ कर्म करने वाला बनाएगा। और धन का कारक होकर के अगर ग्रह धन भाव को देख रहा हो और लग्न के अधिपति धन भाव में बैठे हो और शुभ ग्रह से दृष्ट होते हो तो व्यक्ति की स्थिति कभी भी धन के मामले में किसी दूसरे के सामने हाथ पसारने वाली नहीं होती है। व्यक्ति अपने ही बल पर अपने परिवार का पोषक होगा और श्रेष्ठ स्थितियों को प्राप्त करने वाला होता है। ये बात यहां तक, ये सबसे अच्छी बात थी। दूसरी बात, जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति लग्नेश से उनका संबंध बन रहा है, तो लग्न और पंचम के अधिपति एक दूसरे को देख रहे हों तो ये अद्भुत योग बन जाता है, जिसे केंद्र त्रिकोण राजयोग भी कहा जा सकता है। हालांकि लग्न त्रिकोण भी होता है पर पंचम भाव तो मूलतः त्रिकोण है, तो लग्न के अधिपति और पंचम के अधिपति का जब एक साथ संबंध बनाएगा तो व्यक्ति दूसरों को सिखाने में माहिर होता है, एक्सप्लेन करता है, आसानी से किसी भी बात को समझा देता है। पर एक बात बताऊं तो जिसको समझाता है उससे वही आगे निकल जाता है और यह व्यक्ति पिछड़ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरु राहु के साथ है। तो कई बार बुद्धिमान होते हुए भी व्यक्ति को असफलता के दरवाजे दिखने पड़ते हैं और उसके रास्ते में कठिनाइयां आती हैं। जीवन का प्रारंभ कई बार देर से खुलता है, जीवन का आरंभ थोड़ा कष्ट से बीतता है या फिर कई बार मन मुताबिक परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं। ये बात क्लियर है। ये बात बनी जो कि दूसरी सबसे अच्छी बात थी, जहां पे लग्न के अधिपति और पंचम के अधिपति मंगल और गुरु एक साथ एक दूसरे को देख रहे हैं।
राहु और केतु जन्म कुंडली में बेहतरीन बैठे हुए हैं और अवस्था में वो फल देने वाले हैं, यानी कि मंगल को भी वो बलवान बनाएंगे और राहु गुरु को थोड़ा निगेटिव ले जाएगा, कंफ्यूज करेगा, अंक पाने में मुश्किलें पैदा करेगा और परिस्थितियों को जो कि ज्ञान के लिए होती हैं वहां से कई बार थोड़े से निगेटिव पक्षों को दिखाने वाला भी होगा। ये बात क्लियर है। दूसरी सबसे अच्छी बात ये थी। तीसरी सबसे अच्छी बात है, जन्म कुंडली के भाग्य भाव के अधिपति बनते हैं चंद्रमा और वो सुख भाव में जा रहे हैं। अब ये फर्क नहीं देखना है कि वो किस भाव में जा रहा है और किस राशि में जा रहा है, बस सुख के भाग्य के अधिपति और सुख में गए, ये सबसे अच्छी बात है। और खास करके यहां पे तो चंद्रमा की मूल राशि भी बनती है। चंद्रमा काल पुरुष की कुंडली में यही का अधिपति होता है और यहीं बैठा है, पर जरा गौर करिए वो भाग्य का अधिपति है जहां पे पूर्णतया एक शुभग्रह बैठा है और चंद्रमा भी शुभग्रह है, भाग्येश शुभग्रह बना और लग्न से केंद्र में है, तो ये अच्छी बात है। इस वजह से इसका केमद्रुम भी भंग हो जाएगा क्योंकि इसके भी केंद्र में शनि बैठे हैं, तो लग्न से केंद्र में बैठा, ये बहुत अच्छी बात। भाग्य में सुख है, भाग्य का सुख मिलेगा, भाग्य का लाभ मिलेगा और सांसारिक सुख भी मिलेगा व्यक्ति को, और समस्त प्रकार से माता और पिता का लाभ भी प्राप्त करेगा। सबका चहेता होता है। पिता भाव में पिता के अधिपति, माता भाव के अधिपति, माता से सुख में चंद्रमा का सुख शनि दे रहा है। क्यों, जरा गौर करिए। तो जन्म कुंडली में अगर माता का विचार करना हो तो माता का भाव ये है, तो यहां से चौथे देख लीजिए, तो यहां से चौथा कौन सा होगा, 1 2 3 4, ध्यान से समझिएगा, इधर उधर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चंद्रमा से चौथे कौन बैठा है, जिसमें चंद्रमा बैठे हैं। ये अद्भुत बात है, जिस भाव में चंद्रमा बैठा है उस भाव का अधिपति उससे चौथे गया है। इस वजह से खुद चंद्रमा को भी एक पॉजिटिवनेस मिल रही है। क्यों, क्योंकि वो खुद लग्न से केंद्र में है और उससे केंद्र में उस भाव का अधिपति, जिससे दो वजहों से इसके कुंडली में, इनकी कुंडली में चंद्रमा के केमद्रुम के दोष को भंग होते देखा जा रहा है। बैलेंस बना करके रखिएगा और कभी भी निगेटिव ना जाइएगा। ये दूसरी और तीसरी सबसे अच्छी बात है। और इनकी कुंडली में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि जन्म कुंडली में सूर्य दशम स्थान में बैठे हैं और वो आपकी कुंडली में चंद्रमा से दृष्ट हो रहे हैं। चंद्रमा कौन है, भाग्य का अधिपति, किसको देख रहा है, दशम स्थान के अधिपति को। ये एक अच्छी बात है जो कि सामान्यतया कई कुंडलियों में लागू नहीं होती है। चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे के सामने हो जाएं तो ये व्यक्ति को प्रतिद्वंदी बना देते हैं। व्यक्ति समाज में प्रतिद्वंदिता का भाव रख करके आगे बढ़ता है और कट्टरता से मेहनत करता है, उसमें किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, चाहे कुछ भी करना पड़े। जो चीजें ठान लेता है व्यक्ति दिमाग में उसको करके ही छोड़ता है। ये एक स्थिति इस कुंडली की बन रही है। बुध अपनी राशि के हैं लाभ भाव में, ये बहुत अच्छी बात है, जो कि व्यक्ति के कुंडली में भद्र योग और भद्र बना रहे हैं। सुंदर होंगे ये स्थितियों को दिखाने वाले और प्रभाव अच्छा रहेगा। ये इनकी कुंडली में कुछ अच्छी स्थितियां बन रही थी। अब आइए विश्लेषण में सबसे पहले सूर्य को शामिल करता हूं। सूर्य जन्म कुंडली में दशम भाव के अधिपति होकर के दशम भाव में बैठे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात इसलिए है क्योंकि सूर्य यहाँ पे सरकार से लाभ देने वाले स्थितियों में दिख रहे हैं, जिसमें भी भाग्य का अधिपति अगर देख लेगा तो व्यक्ति के भाग्य में सरकारी नौकरी के योग हैं। अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो व्यक्ति को खुद का काम कर लेना चाहिए, जो काम वो खुद का हो, जिसमें किसी का ऑर्डर पालन न करना पड़े और खुद के ही आधार पर काम करता रहे। ऐसा इस वजह से मैं कह रहा हूं क्योंकि जन्म कुंडली में लग्न के अधिपति द्वितीय भाव में गए हैं और सूर्य और मंगल एक दूसरे से नवम पंचम के संबंध में हैं। व्यक्ति सरकार से जुड़ करके अगर कोई भी काम करे या कोई ऐसी संस्था जो सरकार से जुड़ करके काम करती हो या उसका किसी भी प्रकार से संबंध गवर्नमेंट से होता हो तो ऐसे क्षेत्रों में प्रयास कर लेना चाहिए। व्यक्ति की कुंडली में कोडिंग का काम ये करती हैं तो पंचम के अधिपति का अष्टम में जाना कोडिंग का क्षेत्र होता है, क्योंकि ये गुप्त विद्याओं का और गुप्त जानकारियों का भाव होता है। जहां पे गुरु पहले से ही बैठे हैं, ऐसी स्थितियां अनुकूलता को दिखा रही हैं। व्यक्ति के कंप्यूटर सेक्टर में जाने के कई प्रकार के योग बन रहे हैं। अब सूर्य की 7वीं दृष्टि यहां है, चंद्रमा यहां से एक दूसरे को देख रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जन्म कुंडली के ये बेहतरीन दो ऐसे भाव जो भाग्य और दशम, ये दोनों भाव जो हैं नवम और दशम भाव क्रमशः एक दूसरे को देख रहे हैं। तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है इनकी कुंडली में। केंद्र त्रिकोण राजयोग में यहां से भी मैंने बात करी थी कि लग्न पंचम और लग्न के अधिपति एक दूसरे को देख रहे हैं, जो कि व्यक्ति के जीवन में ज्ञान के पक्ष को मजबूत करने वाले, प्रेमी बनाने वाले, यश, सम्मान, प्रतिष्ठा, सुख, संपत्ति और संपन्न बनाने वाले
बना रहे हैं, हो रहे हैं, ऐसी स्थितियों को वो दिखा रहे हैं। अब एक बार इनकी कुंडली में मैं मंगल पे आता हूं। लग्न के अधिपति हैं, धन भाव में महाधनी योग लगाए हैं। लाभ का अधिपति लाभ में बैठा है और गुरु जो धन का कारक होता है वो राहु के साथ अपने प्रभावों को तीव्रता में रख रहा है। राहु के नक्षत्र में राहु के साथ धन का कारक धन भाव को देख रहा है। लग्न के अधिपति धन भाव में और उससे जस्ट 5वें भाव में वो भाव खाली है, जहां का अधिपति मंगल ही खुद होता है। लग्न, ध्यान से समझिएगा, लग्न के अधिपति होकर के धन में बैठे और इसके जस्ट 5वें भाव को देखिए तो उसकी ही राशि बन रही है। और इसके जस्ट 7वें भाव में कौन सा ग्रह बैठा है? शुक्र, गुरु बैठे हैं, जो कि शुभ ग्रह है। यानी कि लग्नेश को यहां से दोनों ही जगहों से लाभ मिलता दिख रहा है, क्योंकि उससे 5वें उसी की राशि बनी और उससे 7वें धन का कारक देख रहा है और शुभ ग्रह गुरु बैठे हैं। ये बात बहुत अच्छी है और ये सामान्य नहीं है। कुंडली के अंदर तक जा करके अगर कुंडली को ऐसे समझना चाहते हैं तो ये आपको बेहतरीन फलादेश कराने में मदद कर सकते हैं। अब जरा गौर करिए तो जन्म कुंडली के लाभ पे धन का विचार जब भी करें तो लाभ को जरूर देखिए। लाभ का अधिपति लाभ में और बैठा है सूर्य के नक्षत्र में। जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र का अधिपति स्वग्रही होकर के बैठा है, यानी कि बुध को भी बल मिला, बुध को भी बल मिला। और साथ ही साथ जिस ग्रह में हम लाभ को देख रहे हैं, जो ग्रह लाभ में बैठा है वो ऐसा ग्रह है जो तर्क विद्या और गूढ़ता से गूढ़मयी और रहस्यमयी चीजों का भी भाव का अधिपति बनता है। कैसे? वो अष्टम भाव का तो अधिपति है, जहां पे गुरु स्वयं बैठे हैं। राहु अष्टम के बैठे हैं, जब भी राहु की दशा आएगी तो तीव्रतया होगी स्थितियां व्यक्ति की कुंडली में। व्यक्ति धन कमाएगा तो पूरा धन कमाएगा, कई तरह से धन के सोर्स बनेंगे। व्यक्ति दूसरों को प्रॉब्लम से निकालने का काम कर सकता है, उसके कामों में हाथ बटा सकता है, कुछ ऐसे क्षेत्रों में जा सकता है जहां पे उसका काम आसान हो जाए। तो कंप्यूटर, इस क्षेत्र में व्यक्ति जा सकता है। ये चीजें बनती हैं, या तो खुद कंप्यूटर का कोचिंग पढ़ाने शुरू कर दे या कंप्यूटर से संबंधित क्षेत्रों में जा सकता है। ऐसी स्थितियां बनती है क्योंकि गुरु यहां पे ये काम करा रहे हैं। बुध कंप्यूटर के कारक, शनि कंप्यूटर के कारक, शनि और बुध से संबंधित ये क्षेत्र होते हैं। गुरु गूढ़ और रहस्यमयी विद्याओं के जानकारी से ओतप्रोत व्यक्ति को बना रहे हैं। यानी कि व्यक्ति की कुंडली में सूर्य का प्रभाव दशम स्थान में, कैरियर को लेकर के कभी भी कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। बुध उसमें सहयोग दे रहे हैं, इच्छाओं की पूर्ति कराने वाले ये भाव और वहां पे उस भाव का अधिपति। साथ ही साथ शनि कंप्यूटर का कारक लग्न को देख रहा है। मंगल खुद ही टेक्निकल होता है, द्वितीय भाव में व्यक्ति को बुद्धिमान बनाएगा। उन सब चीजों में उसकी स्थितियां मजबूत होती हैं, व्यक्ति आसानी से किसी भी चीज को समझ सकता है। ये चीजें बनती हैं। अब बात मंगल की चौथी दृष्टि की देखिए तो मंगल यहां देख रहे हैं 1 2 3 4। मंगल की चौथी दृष्टि अपने मित्र की राशि पे पड़ी और चौथे भाव पे मंगल देखेंगे तो अब यहां पे जरा गौर करिए तो लग्नेश की दृष्टि है तो व्यक्ति के जेहन में, व्यक्ति के दिमाग में पढ़ाई के प्रति लोलुपता बढ़ेगी। पढ़ना चाहता है, जा करके कोड को डिकोड करना चाहता है, पता नहीं क्या क्या करना चाहता है, सब कुछ करना चाहता है, यश पाना चाहता है, ऊर्जा से युक्त होकर के अपने कामों को करना चाहता है। थकान नहीं है व्यक्ति के जीवन में, तुरंत ही काम करने बैठ जाता है और एक अलग प्रकार की व्यक्ति के अंदर ऊर्जा देखने को मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पंचम भाव में गुरु की राशि है जो कि राहु के साथ बैठा है और पंचम भाव पे राहु का प्रभाव होगा। वो कैसे? क्योंकि इस भाव से राहु केंद्र में और इस भाव का अधिपति अपने भाव से चतुर्थस्थ होकर के बैठा है, वो गुरु को कमजोर करेंगे। इसके कारण से भाव का अधिपति अपने भाव से चतुर्थ जाए तो वो थोड़ा कमजोर करता है। पर ये बात यहां शनि और चंद्रमा के बीच में लागू नहीं होगी, क्योंकि वो बात मैंने जो कही थी वो चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में कही थी। पर अगर हम स्वतंत्र रूप से इस भाव को देखते हैं तो यहां का अधिपति अष्टम में गया है। व्यक्ति को ऐसे क्षेत्रों में जाने के लिए वो उग्र बना रहा है या ऐसे क्षेत्रों में जाने का प्रयास करवा रहा है जो आसानी से किसको समझ में ना आए, जैसे कंप्यूटर की भाषा। पर पंचम के अधिपति अष्टम में गए हैं, ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को अंक पाने के लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है और कई बार अंक काम के नहीं होते हैं। विफलता भी मिलती है, असफलता का द्वार भी खुलता है और कई बार पढ़ाई गैप में भी जाती है या मन मुताबिक परिणाम नहीं मिलते हैं। ये बात भी दिखती है और ये गुरु ऐसा करा रहे हैं। पर अष्टम भाव में बैठे हैं तो व्यक्ति खुद का काम कर ले, खुद का व्यवसाय कर ले, अपनी वाणी से व्यक्ति कोई भी काम करना चाहता है, अपने प्रभावों से युक्त होकर के अगर कोई भी व्यक्ति काम करेगा तो दूसरों को प्रभावित कर बैठेगा। ये बात बहुत अच्छी है। मंगल की सातवीं दृष्टि गुरु और मंगल का प्रभाव है, ये एक तरीके से शिक्षक योग भी बनता है क्योंकि पंचम भाव में गुरु की राशि बन गई, नवम भाव में शुक्र जैसा ग्रह शुभ ग्रह की राशि में बैठा है, दशम स्थान में सूर्य और बुध
पंचम भाव को देख रहे हैं। ये स्थिति अच्छी है। लग्न का अधिपति द्वितीय भाव में, ये बैठ करके आसानी से काम करने वाला, टेबल पे बैठ करके काम करने वाले क्षेत्रों में व्यक्ति को काम करा सकता है। क्लियर है ये बात। 7वीं के बाद 8वीं दृष्टि नीच की राशि होगी, वहां शुक्र बैठे हैं। व्यक्ति को धार्मिक और धर्म को मानने वाला, धार्मिक दृष्टिकोण रखने वाला, पर तार्किक भी बनाते हैं, और इस वजह से व्यक्ति कई बार प्रोफेशनल ज्यादा हो जाता है, और जिस भी चीज में अगर लगेगा तो उसको पूरे तरीके से अपने वश में करना चाहता है, तभी उसमें से अपनी अनुपस्थिति करता है। मतलब अगर कंसंट्रेशन लेवल की बात करते हैं तो वो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि बुध कंसंट्रेशन का कारक होता है, और उसमें सहयोग चंद्रमा कर रहे हैं, क्योंकि वो अच्छे भाव में बैठे हैं। केंद्र का भाव उनका अपना भाव होता है। काल पुरुष की कुंडली में 1, 2, 3, 4 नंबर यही लिखा होता है, चंद्रमा यही बैठा है, यहाँ पे वो बेहतरीन हो जाते हैं, बलत्व की प्राप्ति हो जाती है, उनको बल मिल जाता है। तो ये स्थितियां व्यक्ति की कुंडली के दिमाग को शार्प बनाता है। बिल्कुल पानी की तरह साफ है व्यक्ति का दिमाग, और उसमें समाज के गंदे कचड़े नहीं भरे हैं। बिल्कुल सही बात है। जो आजकल के बच्चों में प्रायः आसानी से भर जाते हैं, वो इनमें नहीं है। तो आसानी से इनके माता पिता इन पे भरोसा कर सकते हैं। अपनी बेटी पे भरोसा करना आपको आसानी से संभव है। वस्तुतः आजकल के बच्चों के ऊपर माता पिता का ही भरोसा कम बार होता है, और उस पे वो तिरछी निगाह से देखते हैं, जो कि आपको नहीं करनी होगी। व्यक्ति शुद्ध है, संतुलित है और श्रेष्ठ कर्म करने वाला है, क्योंकि जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा जब ठीक हों तो व्यक्ति को बिगड़ने नहीं देते हैं। बस व्यक्ति प्रैक्टिकल हो तो थोड़ा दिल से भी सोचे, ये बात बनती है। यहां तक बात सही है। दान वगैरह थोड़ा दिया करिएगा शांभवी जी। अब आगे बात करता हूं, मंगल की बात हो गई, बुध की बात करता हूं। बुध ठीक है, भद्र योग लगाया है, लाभ भाव में, धन का लाभ है, और वस्तुतः वहां से वो पूर्ण प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करेगा। एक बात बताता हूं, जरा गौर करिएगा। इस बात से आपको कभी भी इत्तेफाक नहीं रखना चाहिए, या ये कभी भी अपने जीवन में नहीं कहनी चाहिए बात, मेरा भाग्य साथ नहीं देता है। वो दे रहा है, वस्तुतः आप उसे देख नहीं रहे हैं। वो आपसे बेहतर करवाना चाहता है, इस वजह से आपको रोक रहा है। ये भी बात है। वो आपको कुछ और देना चाहता है, इस वजह से वो आप जो चाहते हैं वो नहीं दे रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आप कुछ अजीब चाहते हो, और जिस रास्ते पे आप जा रहे हो शायद वही दरवाजा आपका हो और आप समझ ना पा रहे हो। क्योंकि भाग्य का अधिपति जब सूर्य को देखेगा दशम स्थान को, तो कर्म जो है वो भाग्य के आधार पर घूम रहा है, और कर्म जो है वो कहीं ना कहीं भाग्य से रिलेट कर रहा है। क्योंकि बुध इच्छा की पूर्ति तो होनी है, पहले से ही व्यक्ति के जीवन में बुध सहयोग स्थापित कर रहे हैं और बेहतरीन है वो, ये स्थिति बनती है। तो ये बात बनी। बुध यहां से देख रहे हैं, बुद्धिमान बनाएंगे, क्योंकि वो उच्च के हैं और खुश हैं, प्रसन्न हैं। वो सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं, तो व्यक्ति निर्णय लेने में जल्दबाजी करता है, इंतजार करना मुश्किल हो जाता है कई बार, क्योंकि आप पहले ही मंगल और शनि से प्रभावित हैं। तो शनि अपना प्रभाव डालता है तो व्यक्ति के काम को विलंब करता है, और मंगल से प्रभावित है तो स्वभाव व्यक्ति का चंचल है, तीव्र है, उग्र है, व्यग्र है, और इंतजार मुश्किल हो जाती है। बस स्टॉप पे बैठेगा तो बार बार बस को देखेगा, ये चीजें बनती हैं। टेबल पे बैठेगा तो सामान एकदम सहज होकर के रखना चाहता है, क्योंकि वृश्चिक लग्न का है, अच्छे तरीके से सामान को सजा करके रखना चाहता है, बार बार चीज़ों को देखता है कि कहीं गलती तो नहीं हुई है, और एनालाइज करता है, चीज़ों को अच्छे तरीके से समझना चाहता है। बुद्धिमान है तो ये सारी चीज़ें वो कर सकता है, तर्क विद्या का माहिर है, जानकार है, और किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है, ये क्षमता है व्यक्ति के पास। तो ये बात बनी। बुध की स्थिति ऐसी है, गुरु और बुध एक दूसरे से केंद्र में जा रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति के बुद्धिमान होने के, यशस्विता का प्रभाव और भी ज्यादा तीव्रता से देखा जा रहा है। क्योंकि पंचम भाव को जब बुध देखेंगे तो ऐसे भी व्यक्ति को क्रिएशन और क्रिएटिविटी का भाव, व्यक्ति कुछ नया सीखने, नया करने का भाव रखता है। अब गुरु की बात करता हूं। पंचम और धन के अधिपति, ये दो महत्वपूर्ण भावों के अधिपति होते हैं। पंचम भाव के और धन भाव के अधिपति होकर के अष्टम में बैठे हैं, पिता का लाभ मिलेगा, और व्यक्ति को पेट से संबंधित समस्या बन सकती है। बाहर का सामान, बाजार का सामान बिल्कुल न खाएं, शुद्ध सात्विक भोजन करें, और अपने स्थितियों को हमेशा ही स्वास्थ्य के लिए देखने की स्थितियां बनती हैं। क्योंकि छठे भाव का अधिपति मंगल अपने भाव से नवम पंचम के संबंध में है, तो व्यक्ति के जीवन में परेशानियां आने के बावजूद जो भी परेशानी आएगी उसमें वो फिर से नर्चर करने का काम करेगा। और गुरु की 5वीं दृष्टि विदेश भाव पे है, जो कि तुला राशि के अधिपति सुख भाव, भाग्य भाव में आ रहे हैं। ऐसी स्थितियों में वो छोटी मोटी विदेश यात्राएं भी कराएंगे। व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर जाने का प्रयास भी कभी कभी कर लेना चाहिए, क्योंकि राहु वहां बैठा है, तो कई बार व्यक्ति को बाहर से भी
ऑर्डर, बाहर से संबंध या दूर दराज के लोगों से लाभ मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। अपने आप को कमरे में बंद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा बाहर भी निकलने की आवश्यकता है, क्योंकि यह अष्टम भाव है। व्यक्ति को कई बार कमरे में बंद करने का प्रयास करता है, पर उसकी दृष्टि विदेश भाव पे जा रही है। इस वजह से वहां से भी, विदेशों से भी जुड़ करके व्यक्ति के भाग्य में लाभ की स्थितियां बन रही हैं। गुरु धन भाव के कारक होते हैं और वहां पे लग्नेश बैठे हैं। लग्न के ऊपर या लग्नेश के ऊपर या धन भाव के ऊपर अगर गुरु का प्रभाव हो तो व्यक्ति के धन को कमजोर नहीं होते देखा जाएगा, पर व्यक्ति खर्चीला है, क्योंकि मंगल से प्रभावित है और शुक्र से प्रभावित है। तो थोड़ा सा, हालांकि वो बहुत ज्यादा स्टूडेंट है, मतलब पढ़ाई करने वाला है, विद्यार्थी है, तो आपने प्रायः कई बार देखी होंगी वो चीजें कि एक स्त्री या एक जाति का ऐसी जो पढ़ाई को फोकस ज्यादा करती है और एक जाति का ऐसी जो सजने संवरने में ज्यादा फोकस करती है। तो ये ऐसी जाति का नहीं है जो सजने संवरने में ज्यादा फोकस करती है, ये वो जाति का है जो पढ़ाई पे ध्यान रखना चाहती है और पढ़ाई के बल पे कुछ करना चाहती है। क्लियर है? 7वीं के बाद 9वीं दृष्टि यहां पड़ेगी, ये माता का भाव है। यहां पे गुरु और चंद्रमा शुभग्रह हो रहे हैं और साथ में अगर वो थोड़े प्रभावों को कमजोर कर रहे हैं अपना, तो अष्टम भाव में जाकर के, अगर वो अष्टम में नहीं बैठे होते तो आनंद आ जाता। पर गुरु और चंद्रमा के एक साथ एक दूसरे को, गुरु का प्रभाव चंद्रमा पे है तो ये गजकेसरी योग भी बनेगा। तो निस्संदेह मैं ये बात कहूंगा कि आप और आपके पिता माता को इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि व्यक्ति का कैरियर और व्यक्ति का जीवन कैसा होगा। चंद्रमा है, वो संभाल रहा है, भाग्य का अधिपति है, गुरु से दृष्ट है, जो कि पंचम भाव के अधिपति होते हैं, यानी कि त्रिकोण और त्रिकोण, इन दोनों भावों का योग या इन दोनों भावों के अधिपतियों का अगर कहीं से भी संयोग बन जाता है तो व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाता है। अब श्रेष्ठ के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, बस ये बात है। शुक्र की बात करूं तो जन्म कुंडली में वो कमजोर होंगे, क्योंकि उनको दोनों भाव क्रमशः मारक भाव मिले होते हैं और ऐसी स्थितियां सप्तम और 12वें भाव के अधिपति होकर के भाग्य में बैठे हैं, तो वो कहीं ना कहीं भाग्य को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। इस वजह से ही व्यक्ति को कई बार ये चीजें कहते हुए मालूम होती हैं कि नहीं, मेरा भाग्य साथ नहीं देता, या कई बार मेहनत करने के बाद भी व्यक्ति को फेल्योर मिल जाता है और ये शुक्र के कारण हो रहा है। तो मैं कहूंगा कि देवी दुर्गा की उपासना कर लीजिए, उनको थोड़ा मना लेंगे और इससे आपके गुरु भी ठीक हो जाएंगे। और ऐसी स्थितियां कि व्यक्ति की कुंडली में जहां इनकम का सोर्स भी एक नया बनेगा, ऐसे आप हैं, अभी आपके पास अवस्था है, अभी काफी है, तो शुक्र है यहाँ पे, धर्म को साथ में लेके चलना है। कट्टर भक्ति नहीं करनी है, साधारण भक्ति भी करेंगे तो काम चल जाएगा। पूर्व जन्म का लाभ भी मिलेगा, पितरों का आशीर्वाद भी मिलेगा। देवी दुर्गा की उपासना आपको कर लेनी चाहिए। वैसे आपकी कुंडली में सर्वाधिक अंशों के साथ अगर देखता हूं तो उपस्थित है लग्न ही, और उसके बाद अगर देखता हूं तो शनि 20 अंश के, चंद्रमा 21 अंश के, और नवमांश कुंडली में चंद्रमा जो है आपकी कुंडली में बैठे हैं देवी दुर्गा और साथ ही साथ ठाकुर जी की पूजा, राम कृष्ण विष्णु भगवान, राम लक्ष्मण सीता, इनकी पूजा कर लीजिए। भगवान कृष्ण में आराधना अगर करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिल सकता है, और देवी दुर्गा में इनकी पूजा कर सकते हैं। कर्म भाव ठीक है, सुख भाव ठीक है, भाग्य भाव भी ठीक है, पंचम भाव भी ठीक है, लाभ भाव भी ठीक है, धन भाव भी ठीक है, तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात अगर मैं शनि की थोड़ी सी करूं तो शनि की स्थिति भाग्य पे दृष्टि डाल रहे हैं और वो इस कुंडली में कारक नहीं होते हैं, मतलब ग्रह थोड़ा सा कमजोर प्रभावों को दिखाने वाला हो सकता है, पर जिसको वो देख रहा है वो इस भाव का अधिपति है, तो ये एक अच्छी बात है। शनि अपने मित्र को देख रहे हैं, यानी कि उनका प्रभाव टोटल निगेटिव नहीं है। वो आपको ये ग्रह दिखाना चाहता है कि प्रैक्टिकल जी लो, चीज़ों को समझो, चीज़ों को अवलोकन करने की मतलब उसकी स्थिति है, उसको ऑब्जर्वेशन की आवश्यकता है। निर्णय लेने से पहले आसानी से बातों को परखना चाहिए और किसी के बारे में तुरंत ही निर्णय नहीं ले लेना चाहिए। उग्रता और व्यग्रता, जहां पे मंगल आपको उग्र और व्यग्र बना रहे हैं, पेशेंस से कमजोर बना रहे हैं, वहीं पे शनि आपको बैलेंस कर रहे हैं, तो ग्रह यहां पे कमजोर नहीं होगा। अगर मैं इसको ये कहूंगा कि शनि आपकी कुंडली के लिए मारक होते हैं या फिर कमजोर होते हैं या फिर प्रभाव नहीं डालते हैं, असामान्य होते हैं, तो ये गलत बात होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जहां देखता है वो उस भाव को कमजोर करता है, ये निश्चित रूप से सही है, पर जिसको देख रहा है वो उसका मित्र ठहरा। तो अगर आप मित्र को देखेंगे तो कितने भी रुष्ट हों उसको परेशान नहीं करेंगे, तो ये बात बनती है। यहां से आपको आयु का विधाता भी बना देगा, और क्योंकि गुरु बैठे हैं तो व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। और शनि की दृष्टि जब सप्तम भाव के अधिपति पे पड़ेगी, जो कि सुख भाव का अधिपति है और पराक्रम का अधिपति है, तो ऐसी स्थितियों में व्यक्ति के पराक्रम को परिणाम में बदलने की क्षमता है शनि के पास, बस वो आपको सिखा रहा है, अनुभव देना चाहता है, लेते जाइए।
शनि की दशा आपकी कुंडली के लिए खराब नहीं बीतेगी, बुरी नहीं बीतेगी, वो मैं बताऊंगा कल। अब आपकी कुंडली में शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ पे बताई, ये बैलेंस करेंगे और आपके उग्रता व्यग्रता को कमजोर करने का काम करेंगे और आपके काम में विलंब और जीवन के आरंभ को कई बार तकलीफ से रखने वाले, माता पिता के क्षेत्र से नहीं, खुद के कारण और खुद के किए गए कृत्य के कारण। हो सकता है मेहनत करने के बाद भी परिणाम थोड़े कम मिलते हों, अंक कम मिलते हों, मेहनत ज़्यादा करना पड़ता हो, आपसे पूछ करके लोग आपसे आगे निकल जाते हों, ये सारा काम शनि कराते हैं। तो दरअसल इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो आगे निकल रहा हुआ है आपसे आज, वो कल भी आपसे आगे रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। निश्चित रूप से आगे आपको ही जाना है, क्योंकि व्यक्तित्व पे बुध का असर है, गुरु का प्रभाव यहाँ है शुक्र भाग्य में और शनि कहीं ना कहीं लग्न को देख रहे हैं। तो ये स्थितियां व्यक्ति को एक जबरदस्त अनुभव को देने वाली हो जाती हैं। 10वीं दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है, शनि चंद्रमा का विष दोष पर गुरु का भी प्रभाव। तो जितना विष दोष का प्रभाव कम होगा वही उस कुंडली को ठीक है, और ठीक भी है क्योंकि शनि जन्म कुंडली में एक तो प्रभावहीन होते हैं और इस कुंडली में चंद्रमा वैसे भी कारक होता है, शुभग्रह होकर के गुरु से प्रभावित है। ऐसी स्थितियों में वो लाभ देने वाली स्थितियों में जाएगा और मन को असंतुलित होने की भय से मुक्त रखिए क्योंकि वो प्रभाव से कमजोर है। ये बात बनी। राहु और केतु धनदायक और बुद्धिमान, तर्क करने में माहिर बनाएंगे क्योंकि राहु बुध से केंद्र में जा रहा है और पहले ही बुध जो है वो सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को एक पता नहीं कहां से कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि अपने बातों को वो आसानी से रख पाता है। मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है जीवन में और कई बार वो बहुत ज़्यादा आपको लंबा ले जाता है, तब जाकर के आपको सफलता देता है। ये चीज़ें बनती हैं। ये आपकी कुंडली थी। धन भाव में मंगल केतु का बैठना ये बेहतर है। धन को अच्छी जगहों पे खर्च करिए और पेशेंस से युक्त होकर के ही जीवन को जीना है। बेहतर है ये कुंडली, कहीं से कमज़ोर मुझे नहीं दिख रही है। थोड़ी सी कमज़ोरी गुरु में है जो कि आपको पेट के रोगी, अंक को कम प्राप्त कराने वाले, परिस्थितियों को बिगाड़ने वाले और प्रेम संबंधों में न पड़ने का इशारा करने वाले व्यक्ति तार्किक है तो समझदारी से अपना निर्णय ले सकता है। किसी दूसरे से अगर कभी भी सलाह लेनी हो तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली के लिए भद्र योग, बुध की राशि, जो कन्या राशि के लोग हैं वो बेहतरीन हो सकते हैं आपकी कुंडली के लिए। साथ ही साथ कर्क राशि के लोग आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। कर्क राशि और साथ ही साथ आपकी कुंडली में मीन राशि भी अच्छी हो सकती है। एक राशि और आपकी कुंडली में अच्छी होगी जो बनती है धनु की। धनु राशि, कन्या राशि, कर्क राशि और मीन राशि, इन राशियों के शहर में जा करके कभी भी कोई काम करना हो कर सकते हैं। विवाह की बात थोड़ी सी कर लेता हूं। सप्तम भाव में शनि, द्वितीय भाव में मंगल, गुरु अष्टम भाव में। ऐसी स्थितियों में विवाह के संबंध और रिश्ते देर से आते हैं। आपकी कुंडली में मंगल द्वितीय भाव में बैठा है, चंद्रमा से वो तृतीय एकादशवें के संबंध में जा रहा है। इस वजह से एक बात कहूंगा, विवाह मिला करके करें तो अच्छी बात है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। कल आपकी कुंडली में नवमांश और दशमांश को लेकर के उपस्थित हो सकता हूं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार।